गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल में। तो उत्तराखंड सामान्य अध्ययन एपिसोड नंबर 2 आज देखेंगे उत्तराखंड राज्य के महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह, जिसमें आज हम उत्तराखंड राज्य पुष्प ब्रह्म कमल के बारे में चर्चा करेंगे और आगे अन्य प्रतीक चिन्ह हैं उन पे भी चर्चा करेंगे। तो उत्तराखंड राज्य पुष्प ब्रह्म कमल है, इसे आप नोट डाउन करिएगा। उससे पहले देखिए, ये क्लासेस उत्तराखंड यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। और जब आप लेक्चर सुनते हैं ना, आपको सबसे पहले लेक्चर को पूरा सुनना है। नोट्स क्या करना है कि साथ साथ नहीं बनाना है। जैसे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ या फिर आप जैसे वीडियो जब चलाते हैं तो आपको चलाते समय ही नोट्स नहीं बनाना है। आपको क्या करना है, ये 20 या 25 मिनट की जो क्लास आती है, सबसे पहले आपको पूरी क्लास सुन लेना है, बढ़िया तरीके से अंडरस्टैंडिंग कर लेना है। फिर इसका नोट्स बनाना है और ये नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा। वहाँ पे मैं जैसे ही ये राज्य प्रतीक पूरा हो जाएगा तो मैं वहाँ पे भेज लूँगा, ठीक है। तो यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। ये पूरा कोर्स करवाऊँगा मैं फ्री में, ठीक है। तो आइए चर्चा करते हैं अब सीधे। देखिए, उत्तराखंड राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल, ठीक है। तो ब्रह्म कमल आप लोगों ने देखा भी होगा। हो सकता है आप में से कई मित्रगण हमारे ब्रह्म कमल को तोड़ने के लिए सितंबर माह में गए भी होंगे, ठीक है, उच्च हिमालय में। ये यहाँ पे फोटो देख सकते हैं आप। बात करें ब्रह्म कमल, राज्य के लगभग 4800 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई में पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस ऊंचाई पे ब्रह्म कमल मिलता है राज्य में, ठीक है। वहीं बात करें ब्रह्म कमल का जो फूल है वो एस्टेरी कुल का पौधा है। जो ब्रह्म कमल है, ब्रह्म कमल का फूल एस्टेरेसी कुल का पौधा है, इसके अंतर्गत आता है। और वहीं ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम दोस्तों आप लोगों से पूछा जाएगा। ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम सोसूरिया अवलबलेटा है। क्या है? सोसूरिया अवलबलेटा है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। और हमारे उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में दोस्तों ब्रह्म कमल को कौल पदम या कौल पुष्प कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा मेलों या उत्सवों में, खास करके जब नंदा माई का मेला सितंबर में आयोजित होता है तो उस समय पे गांव घरों के या जो हमारे उत्तराखंड के तमाम लोग हैं तो इसी ब्रह्म कमल को तोड़ने या लेने के लिए जाते हैं। तो उस समय बोलते हैं कौल पदम, ठीक है। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। वही हिमाचल प्रदेश में दोस्तों ब्रह्म कमल को दूधा फूल कहा जाता है। जो हमारा करीबी राज्य है जो उत्तराखंड से लगा हुआ है, जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश, तो वहाँ ब्रह्म कमल को दूधा फूल कहा जाता है। और कश्मीर में ब्रह्म कमल को गलगल कहा जाता है, जो हिमाचल से सटा है बगल में कश्मीर, ठीक है। तो वहाँ ब्रह्म कमल को दोस्तों गलगल कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। वहीं बात करें इस ब्रह्म कमल की कुछ अन्य प्रजातियां, जैसे फेन कमल है, वह कस्तूरा कमल भी इनकी अन्य प्रजाति है। सबसे ऊंचाई पर जो ब्रह्म कमल की प्रजाति पाई जाती है वो फेन कमल है दोस्तों, ठीक है। और महाभारत के वन पर्व में जो सबसे बड़ा पर्व भी है, इस वन पर्व में दोस्तों ब्रह्म कमल को सौगंधित पुष्प के नाम से जाना जाता है। तो महाभारत के वन पर्व में ब्रह्म कमल को किस नाम से
जाना जाता है किस नाम का उल्लेख है महाभारत के वन पर्व में? तो ब्रह्म कमल को सौगंधित पुष्प कहा गया है महाभारत के वन पर्व में। ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद वहीं नेपाल में ब्रह्म कमल को टोप गोला कहा जाता है। नेपाल में ब्रह्म कमल को क्या कहा जाता है? टोप गोला कहा जाता है। बात करें पूरे विश्व में, ठीक है, तो 210 प्रजातियां ब्रह्म कमल की पाई जाती है। पूरे विश्व में ब्रह्म कमल की 210 प्रजाति, वही राज्य में जो हमारा प्यारा देवभूमि राज्य है, तो उत्तराखंड राज्य में 24 प्रजातियां पाई जाती है ब्रह्म कमल की। ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। राज्य में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो आप कहिएगा 24 प्रजातियां पाई जाती है। अब बात करें राज्य में किन क्षेत्रों में ब्रह्म कमल पाया जाता है या कहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है? तो ब्रह्म कमल राज्य में जो फूलों की घाटी है चमोली में, नेशनल पार्क भी है, सबसे छोटा नेशनल पार्क भी है ये। केदारनाथ, वो पिंडर हिमनद जो बागेश्वर का और चमोली से और पिथौरागढ़ से लगा वाला जो हिमनद है, ये आदि क्षेत्रों में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। इन क्षेत्रों में थोड़ा सा ब्रह्म कमल की जो प्रजाति है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। ओके दोस्तों, वही ब्रह्म कमल माँ नंदा का प्रिय पुष्प है और ख़ास करके सितंबर माह में नंदा अष्टमी को तोड़े जाने का महत्व खास करके है दोस्तों, ठीक है। तो ब्रह्म कमल माँ नंदा का प्रिय पुष्प है और नंदाष्टमी को खास करके इस पुष्प को चढ़ाया जाता है, ठीक है। इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वही ब्रह्म कमल को हिमालयी पुष्पों का सम्राट कहा जाता है, क्योंकि ये पुष्पों में सबसे महान पुष्प माना जाता है, इसलिए ब्रह्म कमल को हिमालयी पुष्पों का क्या कहा जाता है? सम्राट कहा जाता है। कुछ ब्रह्म कमल की विशेषताएं देख लेते हैं। अगर आप पीसीएस या लोअर पीसीएस दे रहे हैं तो यहाँ से किस तरह के सवाल बनते हैं, देखो, ब्रह्म कमल की विशेषताएं बताइए। तो आपको क्या करना है, आप चाहें तो लोअर पीसीएस में सीधे फैक्ट पे भी आप सीधे फैक्ट टू फैक्ट लिख सकते हैं, या फिर इसको एक पैराग्राफ में पिरो करके भी आप लिख सकते हैं। अगर आप ब्रह्म कमल की विशेषता लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे कि ब्रह्म कमल बैंगनी रंग का होता है और यह पुष्प गुच्छ के रूप में खिलता है। तो आप लोगों ने ऊपर देखा होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। और ब्रह्म कमल पौधे की जो दूसरी विशेषता है, इस पौधे की जो ऊंचाई होती है दोस्तों, 70 से 80 सेंटीमीटर इस ब्रह्म कमल पौधे की क्या होती है? ऊंचाई होती है। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है। वही ब्रह्म कमल की तीसरी विशेषता है कि यह हर समय नहीं खिलता है, इसका एक खिलने का एक समय भी होता है। खास करके जुलाई से सितंबर माह में जब आप उच्च हिमालय क्षेत्र में जाएंगे, कभी अगर आप घूमने के शौकीन हो, जब आप बुग्यालों से थोड़ा सा ऊपर को चले जाएंगे, जहाँ पे 4800 मीटर से ऊपर आप क्रॉस कर जाएंगे, तो वहाँ पे उस समय पे इतना सौगंधित यानी मतलब सुगंधित होता है वो क्षेत्र, और ब्रह्म कमल फूल के जो सुगंध होती है वो बड़ा ही रमणीक होता है दोस्तों, ठीक है। तो एकदम मन मुग्ध हो जाता है। ब्रह्म कमल के पौधे पर एक वर्ष में केवल एक ही पुष्प आता है, ठीक है। ये चौथी विशेषता हो गई। वही बात करें ब्रह्म कमल खिलता किस समय पे है, तो अर्धरात्रि को ब्रह्म कमल खिलता है, ये पांचवी विशेषता है। वही छठी विशेषता, ब्रह्म कमल पौधे की जड़ों को पीस करके खास करके हड्डी उपचार में प्रयोग किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। मैं जितने भी राज्य के प्रतीक चिन्ह हैं, या भी जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था कस्तूरी मृग के बारे में, जो राज्य का पशु है वो कस्तूरी मृग है उत्तराखंड राज्य का, तो उसका भी एक अलग ही क्या है विशेषता है, कहाँ कहाँ पे किन किन बीमारियों में कस्तूरी का प्रयोग किया जाता है। तो वही आज मैंने आप लोगों को ब्रह्म कमल पौधे की जड़ों को पीस करके हड्डी उपचार में, यहाँ तक कि पीलिया
जिनको भी होता है, तो जब ब्रह्म कमल को पानी में भिगो दिया जाता है तो उसके बाद जब उसको पिया जाता है तो इससे भी काफ़ी पीलिया कम किया जा सकता है। तो ये ब्रह्म कमल की 6-7 विशेषताएं मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की, ठीक है। और मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ, पहले आप क्या करिए, क्लास को सुनिएगा, ठीक है। आप ये मत करिएगा कि वीडियो भी चला रहे हो और क्लास भी साथ साथ ही क्या कर रहे हो, नोट डाउन कर रहे हो, मैं अपना नोट्स बना रहे हो। ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको वीडियो को सुनना है, फिर उसके बाद नोट्स बनाना है सेकंड टाइम में, इससे टाइम बच जाते हैं। हाँ, अब आइए, उत्तराखंड राज्य वृक्ष क्या है। तो उत्तराखंड राज्य वृक्ष बुरांस है। यहाँ पे देखिए, अभी आप लोगों ने कल ही फुलदेही त्यौहार मनाया होगा, और फिर फुलदेही त्यौहार मनाया है तो आप बुरांस के बारे में न जाने, ये तो हो ही नहीं सकता। बचपन के वो दिन याद करें मित्रों, जब आप एक कंधे के एक साइड एक झोला डाल करके एक आंगन से दूसरे आंगन पूरे गांव में घूमते होंगे। फिर कोई चाचा आता हो, कोई गुड़ देता होगा, कोई पैसे देते होंगे, कोई चावल देते होंगे। तो फुलदेही त्यौहार आप लोगों ने बहुत अच्छे से मनाया भी है कल ही, और बचपन में तो आप मनाई बढ़िया तरीके से मनाते भी थे, अभी भी मना ही रहे हो। ये यहाँ पे बुरांस का सुंदर सा फूल प्रदर्शित किया गया है। ओके, तो आइए बुरांस के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं। तो बुरांस वृक्ष दोस्तों राज्य में 1500 से लेकर के 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है। ये उतना नहीं पूछा जाता है किस ऊंचाई पर राज्य वृक्ष बुरांस जो है ये किस ऊंचाई पर मिलता है, ये कम ही देखने को मिलता है एग्ज़ाम में। लेकिन आपसे सवाल पूछा जा सकता है, जो राज्य वृक्ष बुरांस है ये एक सदाबहार वृक्ष है। कैसा वृक्ष है? सदाबहार वृक्ष है, यानी 12 माह हरा भरा दिखता है, यानी ये अपने पत्ते गिराते नहीं है। इसका वानस्पतिक नाम रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम है। इम्पोर्टेंट है, वैज्ञानिक नाम पूछा जा चुका है राज्य वृक्ष बुरांस का, रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम है बुरांस का वैज्ञानिक नाम। वही बात करें, बुरांस एरिकेसी कुल का वृक्ष है। तो बुरांस किस कुल का वृक्ष है? तो एरिकेसी कुल का वृक्ष है। और करीबी राज्य जो 2 डिस्ट्रिक्टों से अपनी सीमा साझा करती हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे बुरांस को बुरांशो कहा जाता है। वहीं कन्नड़ में बुरांस को बिली कहा जाता है। कन्नड़ भाषा में बुरांस को बिली और हिमाचल प्रदेश में बुरांसो कहा जाता है। ठीक है मित्रों। वहीं बात करें, करीबी देश अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है जो हमारे पिथौरागढ़, उधम सिंह चंपावत, और तो वही बुरांस जो है नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प भी है। तो जो बुरांस है नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है और राज्य का क्या है? वृक्ष है, जहाँ बुरांस को गुरांस कहा जाता है। तो नेपाल में बुरांस को क्या कहा जाता है? गुरांस कहा जाता है, याद रखिएगा। वैसे गुरांस से याद आ रहा है ना, जो पहाड़, जब आप गांव घरों में जाते होंगे ना, एक दाल मिलती है, गुरांश, गुरांश, ठीक है। तो गुरांस एक दाल भी होता है, हाँ याद रखिएगा। बुरांस हिमाचल प्रदेश व नागालैंड राज्य का राज्य पुष्प है। तो बुरांस हिमाचल प्रदेश व नागालैंड का राज्य पुष्प भी है और नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा चुका है। ठीक है। आइए बुरांस वृक्ष की कुछ विशेषताएं हम देखते हैं। बात करें, बुरांस फूलों का जो रंग होता है वो चटक लाल होता है। अगर जिसने नहीं देखा है तो थोड़ा सा इधर उधर जाइए अपने घर से निकल करके, तो अवश्य ही आप लोगों को बुरांस का वृक्ष देखने को मिलेगा, और लाल चटक उसका रंग होता है। और उच्च हिमालय क्षेत्र में खास करके जब 11,000 की फीट की ऊंचाई पर आप जाएंगे तो वहाँ पे इस बुरांस वृक्ष की जो फूल होते हैं वो सफ़ेद रंग के देखने को मिलता है। ठीक है।
बुरांस के फूलों का जो खिलने का समय होता है दोस्तों, फरवरी से अप्रैल तक का होता है, क्योंकि फरवरी मिड से मार्च में तो ये पूरी तरीके से पूरा जो पहाड़ जहाँ पे भी जंगल या जिन क्षेत्रों में बुरांस वृक्ष देखने को मिलता है, पूरा जो जंगल होता है वो एकदम लाल लाल बढ़िया दिखता है। ठीक है, फरवरी से अप्रैल तक बुरांस के फूल खिलने का समय होता है। वही जो हमने ब्रह्म कमल पढ़ा ना, वो जुलाई से सितंबर माह में खिलने का उनका समय होता है। बुरांस के पुष्प में मेथनॉल होता है, याद रखिएगा, जो डायबिटीज के रोग के लिए फायदेमंद होता है। तो बुरांस के आप लोगों ने जूस भी पिया होगा। ठीक है, तो बुरांस के पुष्प में मेथनॉल होता है, ये आप याद रखिएगा, जो डायबिटीज के लिए फायदेमंद होता है, याद रखिएगा। आगे बात करें, बुरांस वृक्ष को वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। तो पूछ सकता है एग्जामिनर कि बुरांस वृक्ष को किस अधिनियम यानी वन अधिनियम के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है, तो आप कहिएगा 1974 के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट है उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्यारा सा चित्र मैंने लगा रखा है, मोनाल। आप लोगों ने देखा भी होगा, जो हमारे मित्रगण याशा कुंभू जाते हैं या हिमालय ट्रैवलिंग में जाते हैं या बुग्यालों में घूमने जाते हैं, तो मोनाल पक्षी को अवश्य ही देखा होगा, यानी वो है राज्य पक्षी। चर्चा करते हैं फिर। राज्य गठन के बाद आपको पता है हमारा राज्य 9 नवंबर 2000 को बना था। राज्य गठन के बाद प्रतीक चिन्हों का भी सृजन हुआ था। तो राज्य गठन के बाद मोनाल को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया। मोनाल को हिमालय का मयूर कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, जो मोनाल हमारा राज्य पक्षी है उसे हिमालय का मयूर कहा जाता है, और हिमालय में पुष्पों का सम्राट ब्रह्म कमल को कहा जाता है। इसे आप अवश्य याद कर लीजिएगा। इसका वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पीजेनेस है। मोनाल पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? लोफोफोरस इम्पेजिनेसन है, इम्पेजिनेस है, ये पूछता है। हाँ, थोड़ा सा आगे जाएंगे मोनाल पक्षी के बारे में। तो नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है मोनाल। मोनाल क्या है? नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। वही जो डफिया मोनाल है, परिवार से संबंधित पक्षी है। जो डफिया होता है, मोनाल को स्थानीय भाषा में मनियाल या मुनियाल कहा जाता है। जब हम गांव घरों में जाते हैं, जब हम अपने गांव को चले जाते हैं, तो मोनाल को मनियाल या मुनियाल नाम से जाना जाता है दोस्तों। वहाँ पे मोनाल कम ही सुनने को मिलेगा, वहाँ हमें मुनाल नाम से या मुनियाल नाम से हम जानते हैं। मोनाल पक्षी राज्य में लगभग 2500 से 5000 की जो ऊंचाई होती है, मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। खास करके जो शिकारी होते हैं वो बहुत इसका अभी वर्तमान समय में शिकार कर रहे हैं, इस वजह से इनकी प्रजातियां दिनों दिन घट रही है। और मोनाल फासिनिडे परिवार का पक्षी है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। फासियानिडे परिवार का पक्षी है मोनाल। लेकिन यूके ट्रिपल क्या करता है दोस्तों? जहाँ से हम सोचना बंद करते हैं, यूके ट्रिपल वहीं से सवाल बनाना शुरू करता है, यानी वहीं से सोचना शुरू करता है। इसलिए ध्यान देना। मोनाल की 4 अन्य प्रजातियां इपेलस, स्केलेटरी, ल्यूरी एवं ल्यूफोफोरेसेंस आदि इनकी क्या है? 4 अन्य प्रजातियां हैं। देखना एक बार। कश्मीर में मोनाल को सुनाल इम्पोर्टेंट है। वही हिमाचल प्रदेश में नीले गुरु, सिक्किम में मोनाल पक्षी को चाम डोंग नाम से जाना जाता है। तो कई बार मिलान करिए में पूछा जाता है, कश्मीर में मोनाल पक्षी को सुनाल, हिमाचल प्रदेश में नीले गुरु,
सिक्किम में चामडोंग। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है मित्रों वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में नीले गुरु। मोनाल के लिए भूटान में बुप व नेपाल में डंगन नाम से जाना जाता है। जो हमारा सटा वाला सिक्किम से एक देश है भूटान, वहाँ पे मोनाल को बुप और नेपाल में डंगन कहा जाता है। और पता है आपको कि नेपाल का क्या है, ये आपको पता ही है, अभी बताया था मैंने, मोनाल। ठीक है, तो इस नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है, ये आपको पहले भी बताया है मैंने। वही बात करें राज्य के अलावा, मोनाल असम, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश व नेपाल में भी देखने को मिलता है मोनाल पक्षी। वही मोनाल पक्षी की विशेषताएं पे हम एक नज़र डालते हैं दोस्तों। जो मोनाल पक्षी है वो घोंसला नहीं बनाती है। मोनाल पक्षी क्या नहीं करती है, घोंसला नहीं बनाती है, याद रखिएगा। यह किसी चट्टान या पेड़ के मतलब चट्टान होता है उसी पे छोटा सा चपटल वाला इलाका होता है, वहीं पे अंडे दे देती है, या फिर पेड़ में लकड़ियों का छटा वटा बना करके उसी में क्या कर देती है, अंडे दे देती है। या पेड़ के एक छोटा सा जो कॉर्नर होता है या छेद टाइप का होता है, तो वहीं पे अंडा दे देती है। नर मोनाल के सिर पर मोर की भांति कलगी होती है। जो नर मोनाल होता है उनके सिर पे मोर की भांति एक कलगी पाया जाता है। ठीक है, मोनाल पक्षी में प्रजनन क्रिया वर्ष में 2 बार होती है दोस्तों, यानी 2 बार वो क्या करती है, अंडे देती है, याद रखिएगा। मोनाल का प्रिय पशु है आलू, और ये आलू को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। हिमालयी पक्षियों का सिरमौर कहे जाने वाला मोनाल को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित किया गया है। मैंने भी आप लोगों को कहा ना कि वर्तमान समय में मोनाल पक्षी का शिकार बहुत किया जा रहा है। इस वजह से मोनाल पक्षी की संख्या दिनों दिन घटती जा रही है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना था 1972 में, उसके तहत इस मोनाल पक्षी को संरक्षित किया जा रहा है। सर्वाधिक मात्रा में मोनाल पक्षी केदार घाटी में पाई जाती है। रुद्रप्रयाग चमोली से जो क्षेत्र है बीच का, तो उस क्षेत्र में, केदार घाटी वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मोनाल पक्षी देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। राज्य के वन्यजीव संरक्षण बोर्ड द्वारा पहली बार 2008 में मोनाल की गणना कराई गई थी। तो राज्य में पहली बार मोनाल पक्षी की गणना कब कराई गई थी, 2008 में। और 2008 तक राज्य में कुल मोनालों की संख्या 909 थी। यानी 2008 में मोनाल पक्षियों की संख्या कितनी थी, तो 919 थी। इसे आप याद रखिएगा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, नीचे वाला, ऊपर वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि राज्य वन्यजीव संरक्षण बोर्ड के द्वारा पहली बार मोनाल पक्षी की गणना कब कराई गई थी, तो आप कहेंगे 2008 में कराई गई थी। इसे आप अवश्य ही याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों कल वाले अंक में हम राज्य तितली कॉमन पिकॉक के बारे में पढ़ेंगे, जिसे राज्य सरकार ने 2016 में घोषित किया था, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोगों ने पक्षी, पुष्प, इन पे चर्चा किया बहुत अच्छे से। आप सबसे पहले इसे सुनिएगा, फिर इसका नोट्स बनाइएगा, ठीक है दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा, फिर हम मिलेंगे अब सोमवार को, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।